फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, बिहार एसएससी स्नातक स्तरीय प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले एडुटेरिया का ये जो अपडेटेड सेट है, इसका 3 सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर रिवीजन करिए। साथ ही साथ इसका पीडीएफ आप सभी को फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और फ्रेंड्स देखिए, आप सभी का कमेंट बहुत बार आ रहा है कि मैथ्स और रीजनिंग भी कंप्लीट करिए। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी को कल से इसका 2 वीडियो मिलने वाला है। पहला वीडियो आप सभी का 75 जीके जीएस का होगा, तो दूसरा वीडियो आप सभी का मैथ्स रीजनिंग का होगा। तो फ्रेंड्स, आप एक ही दिन में इसके सारे सेट का सारा सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए। तो चलिए पहला सवाल से देखिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, कलिंग के राजा खारवेल का संबंध निम्न में से किस वंश से था। ठीक है, तो कलिंग राज खारवेल का संबंध जो पूछा है किस वंश से था, तो इनका संबंध जो है चेदी वंश से होता है। राइट आंसर बी होगा। कलिंग जो ये आप देख रहे हैं, इसे वर्तमान में हम उड़ीसा कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। दूसरा सवाल है, लिखा उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन असत्य है या गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि इस काल में मनुष्य का संपूर्ण जीवन 4 आश्रमों में बटा था। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है, इस काल के चारों वर्णों में समानता थी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि 4 वर्ण यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बिल्कुल अलग अलग वर्णों में बटे थे। तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर गलत कथन है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 3 नंबर है। लिखा, अशोक की नीति के आर्थिक परिणाम के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य को किसने विश्वास किया। तो 3 का राइट आंसर ए याद रखेंगे, रोमिला थापर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन 4 में है, फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और सही कथन इसमें कौन नहीं है, इसमें ये बताना है कौन सा सही कथन नहीं है। पहला है कि इसने एकता को वंशानुगत बनाया। तो पहला कथन इसका बिल्कुल ही सही है। ठीक है, जबकि दूसरा है कि उसने सेना में वंशानुगत सिद्धांत लागू किया। ये भी कथन सही है। तीसरा है, वह सिपाहियों को नगद वेतन देता था। तो तीसरा कथन यहाँ पर क्या है, गलत है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिपाहियों को ये नगद वेतन नहीं देता था, बल्कि वेतन की जगह अलग अलग गांवों का भू राजस्व उसके नाम करते थे। तो अलग अलग ज़मीन को भू राजस्व के रूप में दिया करते थे। चलिए अगला सवाल 5 है, जिसमें कहा गया है, अलवार और नयनार के संबंध में कथनों में कौन सा सही है, ये बताइए। तो इसमें फ्रेंड्स पहला है कि अलवार विष्णु के भक्त थे, जबकि नयनार शिव के भक्त थे। पहला कथन इसका बिल्कुल सही लिखा है। दूसरा, अलवार तथा नयनार दोनों अपने देवताओं की प्रशंसा में तमिल में भजन गाते थे। बिल्कुल सही है। तीसरा है, इन दोनों भक्ति परंपराओं में महिला भक्तों की उपस्थिति शामिल थी। बिल्कुल ये भी सही है। तो तीनों के तीनों राइट हैं। तो हम इनमें से सभी उत्तर करेंगे, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रॉ भारत आया था। तो सर थॉमस रॉ जो आया था वो जहांगीर के काल में आया था। ठीक है, 1615 से 19 के बीच में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न दिया गया है। लिखा है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो 7 का राइट आंसर याद रखना है, विलियम फिंच इस सवाल का क्या होगा, राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है। सवाल है कि डचों ने सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था। ठीक है, तो डच के द्वारा जो स्थापित किया गया था फ्रेंड्स, वो याद रखना है, मछलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था,
मछलीपट्टनम में स्थापित किया गया था, इसलिए आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल है, लिखा अंग्रेजों की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि लीटर ने आईसीएस के लिए अधिकतम आयु की सीमा को कम कर दिया था। पहला कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसने एज को 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। दूसरा, उन्होंने 1877 में दिल्ली दरबार के आयोजन किया जब देश भयंकर अकाल की चपेट में था। दूसरा कथन भी इसका बिल्कुल सही है। तीसरा, अंग्रेजों ने आईसीएस के लिए आयु सीमा कम करने के लिए इल्बर्ट बिल पेश किया था। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स तीनों कथन, इसलिए डी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है। लिखा है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को निम्न में से किस संगठन के विलय के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसमें स्थापित हुआ था भूस्वामी समाज और बंगाल ब्रिटिश समाज, यानी डी ऑप्शन करना होगा, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। लिखा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सन 1924 ईस्वी में किया गया था, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। सचिंद्रनाथ सान्याल, नरेंद्र मोहन सेन और प्रतुल गांगुली इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था। ठीक है, तो वर्ष की बात करेंगे तो 1931 ईस्वी राइट आंसर होगा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता किया जाता है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन दिया है। लिखा क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका नहीं जुड़ी हुई है। ठीक है, तो क्रांतिकारी गतिविधि के साथ फ्रेंड्स जो यंग इंडिया है ये जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि इसे 1919 ईस्वी में यंग इंडिया नामक एक साप्ताहिक पत्रिका को महात्मा गांधी ने प्रकाशित किया था, और इस पत्रिका के माध्यम से गांधी जी अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार आगे आयोजित होने वाले आंदोलन में अहिंसा के प्रयोग से संबंधित बातों को प्रकाशित किए थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है। लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और इनमें से बताना क्या है, ये जरा सवाल देख लेते हैं। कहा गया उपयुक्त में से पवन के कार्य और उससे निर्मित स्थल रूपों के संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो इसमें फ्रेंड्स पहला और दूसरा बिल्कुल सही होगा, लेकिन तीसरा इसमें सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस सवाल का राइट आंसर जो आएगा केवल 3 आपका क्या करना होगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो इस सवाल का राइट आंसर नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 इसी प्रकार का सवाल है। लिखा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में दिए गए कथन पर विचार करिए और बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो फ्रेंड्स इन सभी दिए गए स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा सही है, लेकिन चौथा यहाँ पर गलत है कि यहाँ पेड़ों की पत्तियाँ वर्ष में एक बार पूरी तरह झड़ जाती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा केवल 4 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करना राइट होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है। 16 नंबर सवाल का आंसर देखना है क्या होगा। लिखा है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दक्षिण अमेरिका की जो सबसे बड़ी नदी है वो अमेजन होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसकी लंबाई अप्रॉक्स जो है 6400 किलोमीटर मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है। लिखा मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को क्या कहा जाता है। तो 17 का आंसर ए हो जाएगा, इसे मैतेई के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 18 है। लिखा है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। ठीक है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल तो याद रखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और अगला सवाल है कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो यूरोप की पर्वत श्रृंखला यहाँ पर होता है आल्प्स, इस सवाल का राइट आंसर। इसके बाद अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में लिखा है कि चलवासी पशुचारण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है।
पहला है चलवासी पशुचारण प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है जो विश्व के केवल यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश में प्रचलित है। तो पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि यह एशिया के मरुस्थलीय क्षेत्र तथा अमेरिका के एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में भी विशेष रूप से प्रचलित है। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट करना होगा। आइए अगला सवाल 21 देखिए। लिखा है लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो लोकतांत्रिक में सही कथन है कि इसमें राजनीति गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया है। सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 22 है। लिखा है लोकसभा के संदर्भ में कथन पर विचार करिए और कौन सा कथन सत्य है, सही कथन का चुनाव करना है। पहला है लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित पद्धति के माध्यम से चुने जाते हैं। तो पहला कथन इसका क्या होता है, राइट आंसर होता है। दूसरा लिखा है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में सार्वभौमिक टास्क मताधिकारी के द्वारा एक प्रतिनिधि को चुना जाता है। तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा लिखा गया है कि प्रत्येक शक्ति के मत का अन्य शक्तियों के मूल्य से भिन्न होता है। नहीं, इसमें सबका मत क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए तीसरा कथन गलत है। और चौथा कथन में दिया है लोकसभा के सदस्य की 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। चौथा कथन सही है, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा इसका क्या करना होगा, राइट आंसर ए होगा। और अगला सवाल 23 है। निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है परंतु भारतीय नागरिकों को प्राप्त होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे अल्पसंख्यक का अधिकार इस सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अल्पसंख्यक का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है। लिखा भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर भी तब कानून बना सकती है जब। तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है अगर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाना है तब बना सकते हैं, संबंधित राज्य की सहमति से बना सकते हैं, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में बना सकते हैं। ऑल इसका आंसर हो जाएगा, सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन 25 है। लिखा है निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो 25 का ऑप्शन देखिए, सूचना का अधिकार और इसके अलावा शिक्षा का अधिकार क्या हो जाएगा, ए तथा सी दोनों हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 26 है। लिखा है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। कहाँ करती है, तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत करती है लोकसभा स्पीकर को, बी ऑप्शन होगा। 27 नंबर में है अशोक मेहता समिति निम्न में से किसकी सिफारिश किया था। तो अशोक मेहता समिति का जो गठन किया गया था वह याद रखेंगे 1977 में, और इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किए थे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 28 है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। तो उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट 29 है। लिखा है गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन जो है सर्वेक्षण करता है। तो ऑप्शन बी होगा, NSSO इसका क्या करता है, सर्वेक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर सवाल है। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्र एवं आवंटित किया जाता है। लगाता है केंद्र और आवंटित कौन करता है, तो राज्य करता है। इस सवाल का ए ऑप्शन हो जाएगा स्टाम्प शुल्क, राइट आंसर। नेक्स्ट 31 लिखा है वैश्विक वित्तीय स्थिरता विवरण निम्न में से किसके द्वारा तैयार की जाती है। 31 का राइट आंसर, तो ऑप्शन होगा बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा। ठीक है, चलिए अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है। लिखा है पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में कथन पर विचार करिए। अब यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, अब इनमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स पहला कथन बिल्कुल सही होगा, दूसरा कथन भी सही होगा। इसके बाद तीसरा कथन जो लिखा है कि भारत के पंचवर्षीय योजनाओं में इसका उल्लेख होता है,
कि प्रत्येक वस्तु और सेवा का उत्पादन कितना किया जाएगा, तो तीसरा कथन यहाँ पर गलत है, इसके बारे में चर्चा इसमें नहीं है। तो केवल 3 इसका गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, लिखा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है, तो यह प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट 34 लिखा है निम्न में से कौन सा सर्वर का फंक्शन है। तो 34 के लिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डेटा सूचना का संग्रहित करना, कंप्यूटर चलाने के लिए एक डेटाबेस प्रदान करना, ये भी सही है। डेटा या फाइल ट्रांसफ़र ट्रैफिक प्रतिबंधित करना, यानी इनमें से सभी उत्तर हो जाएगा जो सर्वर फंक्शन का काम होता है। नेक्स्ट 35 है, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा याद रखेंगे लखनऊ में है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट 36 नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं और वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, भारत की पहली टेक्निकल फिल्म निम्न में से कौन सी थी। कल भी डिस्कस किए थे। टेक्निकल फिल्म की बात किया जाए तो झांसी की रानी इसका राइट आंसर होगा। प्रथम मूक फिल्म पूछा जाएगा तो मूक फिल्म होता है राजा हरिश्चंद्र, जबकि प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी, तो प्रथम बोलती फिल्म थी आलम आरा, ठीक है। आइए अगला सवाल 38 है, लिखा वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय स्पेन में है, मैड्रिड स्पेन में। और अगला सवाल 40 नंबर क्वेश्चन है, लिखा एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम होता है घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक और मेढक को सर्प। चलिए अगला देखिए 41 है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के संबंध में कौन सा कथन सही है, इस पर विचार करिए। तो इसका फ्रेंड्स पहला कथन, यानी कि यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों को दिया गया, पहला कथन सही है। दूसरा कथन सही है बिल्कुल, 2025 में कुल 20 बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। इसके बाद चौथा कथन सही है कि 2025 में 2 बच्चों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। लेकिन तीसरा कथन गलत है कि यह पुरस्कार बिहार के 3 बच्चों को दिया गया है। सही आंसर सी हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट 42 देखिए, हाल ही में कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने का फैसला किया है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, अमेरिका। क्या हो जाएगा, अमेरिका, राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल 43 है, लिखा है वर्ष 2026 में कितने हस्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, जिनमें आपका पहला है धर्मेंद्र सिंह देवल और वीएस अच्युतानंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, लिखा द 11th आवर पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया। द 11th आवर, तो राइट आंसर 44 का जो है बी ऑप्शन होगा, सलमान रुश्दी के द्वारा इसे लिखा गया है। और अगला सवाल 45 देखिए, लिखा है द्वित्व चक्रवात का संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इस चक्रवात के बारे में सी ऑप्शन में जो लिखा गया है, ऑपरेशन सागर बंधु इस चक्रवात से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला सवाल 46 दिया है, लिखा है 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो 46 का आंसर ए याद रखना होगा, राजस्थान। नेक्स्ट सवाल 47 में है, लिखा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण वाले 3 राज्य कौन से हैं। तो इसमें आपका आता है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। बी ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में चालू कीमतों पर बिहार की विकास दर कितना रहा है? ठीक है, तो 48 का आंसर डी करना होगा, 13.1%। नेक्स्ट 49, भारतीय सेना दिवस 2026 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, इसका चयन करें। तो पहला ऑप्शन है कि भारतीय सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है, तो पहला कथन सही है। दूसरा, यह 78वां सेना दिवस था, बिल्कुल सही है। तीसरा, इसका आधिकारिक विषय नेटवर्किंग और डेटा केंद्रित वर्ष था, तो तीनों के तीनों कथन फ्रेंड्स सही है, इसलिए आंसर डी होगा, इनमें से सभी। इसके बाद 50 है। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार प्रस्तावित कुल व्यय में से कितने करोड़ रुपये की आपूर्ति राजस्व प्राप्ति को प्राप्त करने के लिए बात की गई है? तो आंसर इसका सी होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 लिखा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पट्टियां बनाई जाती है। यह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इसका प्रतिबिंब कम चमक वाला एक घोड़ा होगा, कम चमक वाला, तो ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 दिया है। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो इसमें अपोजिट होता है, अगर घूर्णन गति बढ़ेगा तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन जो है घट जाएगा, और घट जाएगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 53 है। लिखा प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? तो इसका रीज़न है कि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। नेक्स्ट है, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण बताइए। तो ध्वनि जो होता है, ध्वनि वो अनुदैर्ध्य तरंगे होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट 55 है। लिखा आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? आर्द्रता को मापते हैं हाइग्रोमीटर से, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है कि साबुन ग्रीज को निम्न में से किसके द्वारा हटाता है? साबुन जो है ग्रीज को निम्न में से किसके द्वारा हटाता है? तो याद रखेंगे पाइसीकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके होगा, बी ऑप्शन। और अगला सवाल 58 है। बहुत ठंड के मौसम में पानी का जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन रखना होगा विस्तार। ठंड के मौसम में पानी का विस्तार जलीय जीवन को संरक्षित करने में क्या करता है? मदद करता है। क्वेश्चन 59 है। आपको 3 परख नलियाँ दी गई, इनमें से एक आशुत जल और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस जो है वो नीला हो जाएगा? तो हम जानते हैं कि जो लाल लिटमस को नीला करता है उसे क्षार कहते हैं, तो क्षार इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अम्ल क्या करता है? नीला को लाल में बदलता है, नीला को लाल में बदलता है। चलिए 60 नंबर सवाल लिखा है किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसें के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो इसमें आंसर डी करना होगा, आवोगाड्रो का नियम। ठीक है। क्वेश्चन 61 है। लिखा है निम्न में से कौन सा पीतल के घटक होते हैं? तो पीतल में जो होता है वो तांबा और जस्ता होता है, ए ऑप्शन करना होगा। नेक्स्ट है नीलम का रासायनिक सूत्र क्या है? नीलम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Al2O3 क्या होता है? Al2O3 होता है, पहला ऑप्शन सही है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 63। लिखा है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो याद रखेंगे प्राकृतिक बहुलक जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण यहाँ पर बी ऑप्शन में होगा, पानी का उबलना एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में होता है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। आइए 65 है।
निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते? तो न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है? हाइड्रोजन में नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, इसलिए न्यूट्रॉन यहाँ पर 0 होते हैं। नेक्स्ट लिखा है, निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है, इसकी पहचान करिए। तो बी ऑप्शन में लिखा है, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़ में होता है, जो गलत है। तो सही ऑप्शन बी करना होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला सवाल 67 लिखा है, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सुमेलित है, यानी कि सही सुमेलित यहाँ पर दिया गया है। तो मलेरिया का क्लोरोक्विनोन बिल्कुल सही सुमेलित होता है, डी ऑप्शन में। नेक्स्ट 68 में है, लवण युक्त वातावरण प्राणी पौधे को क्या कहते हैं। तो 68 का डी ऑप्शन होता है, लवण मृदुविद के नाम से जानते हैं। इसके बाद 69 में है, लिखा है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्न में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम लोग प्राध्वनिक तरंगे या अल्ट्रासोनिक किरण का प्रयोग करते हैं। अल्ट्रासोनिक या फिर प्राध्वनिक तकनीक का उपयोग करते हैं, तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। इसके बाद 70 में है, निमोनिया के संक्रमण का प्रभाव किस अंग पर पड़ता है। निमोनिया के लिए जो प्रभावित अंग होता है फेफड़ा होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा। और इसके बैक्टीरिया का नाम याद रखना होगा, न्यूमोकोकस इस बैक्टीरिया का नाम होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है, लिखा है, हड्डी की पढ़ाई विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो हड्डियों का जो अध्ययन होता है इसे ऑस्टियोलॉजी के नाम से जानते हैं। ऑस्टियोलॉजी डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट 72 है, लिखा है, कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें, तो कार्बनिक कृषि के बारे में याद रखना है, कार्बनिक खाद्य पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्ट तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 73 होगा। 73 में लिखा है कि इसरो निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप होता है। तो इसरो का होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट 74 है कि निम्न में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है, इसकी पहचान करिए। विटामिन B1 का संतरा लिखा है, ठीक है। उसके बाद विटामिन D का कॉड यकृत तेल लिखा है, विटामिन E का अंकुर तेल लिखा है। तो इसमें देखिए सब सही सुमेलित बिल्कुल यहाँ पर दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। वैसे संतरा जो होता है विटामिन C का प्रचुर स्रोत होता है, बट यहाँ पर B1 में भी कुछ मात्राएं पाई जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन डी करना राइट होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला 75 और ये आपका अंतिम सवाल होगा, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है। तो प्रतिजैविक औषधि के रूप में जो है हम लोग सल्फा गुआनिडीन का प्रयोग करते हैं, और इसके साथ साथ क्लोरोनिकॉल जो लिखा गया है ये दोनों का प्रयोग करते हैं। तो बी तथा सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये था आप सभी का 75 जीके जीएस का सवाल। अब आप लोग देखिए कि 75 में से आप लोगों ने कितना सही किया है, आप लोग कमेंट करिए। और इसके बाद 76 से आगे जो मैथ का सवाल दिया गया है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा आप सभी का, तो उसमें मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका एक सेट में आपका टोटल 150 क्वेश्चन है, जिसमें आपका 50% जीके और जीएस यानी 75 सवाल समाप्त हो चुका है। अब हर सेट का हम 75 मैथ्स रीजनिंग को एक वीडियो में कवर करेंगे, ताकि आपका पूरा सेट जो है कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और आपका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे टोटल। तो चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और लगातार इस सेट को हम कंप्लीट करने वाले हैं पूरे 150 क्वेश्चन, तो इसलिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक सही से पहुंचता रहे।